नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर वीर शहीदों को नमन किया है। अपने एक्स संदेश में उन्होंने लिखा है कि उन वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। आइए हम सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के प्रति प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। और गृह मंत्री अमित शाह ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर विभत्स और अमानवीय कृत्य किया। मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं और इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है, जिसे पूरा विश्व सराह रहा है और भारत के आतंक विरोधी अभियानों को व्यापक समर्थन दे रहा है। और आइए आगे बढ़ेंगे और फटाफट अंदाज में देखेंगे खबरें। देश आज संविधान दिवस मना रहा है और इस वर्ष के समारोह का विषय है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संसद भवन के संविधान सदन में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम सांसद शामिल होंगे। ये वर्ष देश के संविधान को अंगीकृत किए जाने का 76वां वर्ष है। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में करोड़ों लोग गांव से लेकर शहरों तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इस प्रस्तावना पाठ का नेतृत्व करेंगे। संसद के संविधान सदन में कार्यक्रम के दौरान संविधान का अनुवादित संस्करण 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में जारी किया जाएगा। संसद परिसर में आज एक विशेष स्मारक पुस्तक भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी का विमोचन भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित संविधान सभा के सभी महान सदस्यों को नमन किया और देशवासियों को इस दिवस की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान हर देशवासी को समान अवसर, सम्मानपूर्वक जीवन और राष्ट्रीय कर्तव्य और अधिकार प्रदान कर मजबूत राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस की शुरुआत का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति देशवासियों को अधिक सजग बनाने का कार्य किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को संविधान दिवस के मौके पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दिल्ली विधानसभा में 75वें संविधान दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान सब पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल पर कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का GMR एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क का SEZ में स्थित सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल 27 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इस स्काई रूट के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण होगा, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है।
भारत ने चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयानों पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मनमाने ढंग से रोका जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा है। चीन की ओर से बार बार के इनकार से ये निर्विवाद तथ्य बदलने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई उनके अपने नियमों के भी खिलाफ है, जिसमें सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री ट्रांजिट की अनुमति दी जाती है। भारत और रूस की अगुवाई वाला EAEU समूह के बीच आज से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद भारतीय कारोबारियों, खासकर छोटे मध्यम उद्योगों, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार खोलना है। भारत और 5 देशों के समूह यूरेशियन आर्थिक संघ EAEU ने बीती 20 अगस्त को इस समझौते के लिए नियम और शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। इस दस्तावेज में 18 महीने की कार्य योजना बनाई गई है। EAEU के 5 सदस्य देश हैं रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर भारी शुल्क लगाने के बाद से भारत अपने निर्यात के लिए नए बाजार तलाश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज तलाक हसन प्रथा को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। तलाक हसन के तहत कोई मुसलमान पति अपनी पत्नी को 3 महीने में 3 बार तलाक कहकर शादी खत्म कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन से यूनान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं, आइडिया को केवल एक विजन चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश में भारतीयकरण आंदोलन चल रहा है। ये देशवासियों की मेहनत का फल है। रक्षा के क्षेत्र में भारत केवल खरीदार नहीं बल्कि बिल्डर, क्रिएटर और लीडर भी है। SIR के खिलाफ पश्चिम बंगाल में घमासान तेज हो गया। SIR के खिलाफ राजनीतिक मैदान में जोरदार विरोध के बावजूद ममता का पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के एलिमिनेशन फॉर्म भरने में मदद करने का निर्देश ने भ्रम पैदा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कल बनगांव में एक जनसभा के दौरान तृणमूल के कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि वे SIR फॉर्म भरने में लोगों की मदद करें। SIR के विरोध में तृणमूल के साथ साथ कांग्रेस, DMK और CPM द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में आज सुनवाई भी होने की संभावना। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर तृणमूल की निजी सेना बनने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर शिकायत की कि राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी राजनीति का पक्षधरता दिखा रहे हैं और खुले मंचों से कथित रूप से TMC और उसकी नेता ममता बनर्जी का समर्थन में बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों के बल पर चलने वाली सरकार है। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि बंगाल में उनका जो कुशासन है, उन्होंने जो जंगल राज फैलाया, उसे भाजपा और बंगाल की जनता निश्चित रूप से समाप्त कर देगी। चुनाव आयोग की ओर से SIR प्रक्रिया में तय समय सीमा से पहले डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करने वाले BLO को सम्मानित किया गया। पूर्वास्थली में 268 और कटवा में 270 BLO को ERO ने उनके काम के लिए सम्मानित किया। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण गणना फॉर्म की सूची जारी की है, जिसमें 12 राज्यों संघ शासित प्रदेशों में मतदाताओं को 50 करोड़ से अधिक SIR गणना फॉर्म वितरित किए गए। चुनाव आयोग ने विशेष लक्षद्वीप और गोवा में 100% गणना फॉर्म वितरित किए। वहीं सबसे ज्यादा 15 करोड़ 38,71,940 गणना फॉर्म उत्तर प्रदेश में वितरित हुए। भूटान में सफल प्रदर्शन के बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भूटान से भारत वापस लाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू खुद सम्मान के साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेने पहुंचे थे। भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को 8 नवंबर 2025 से भूटान में सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भूटान के कहा कि पवित्र निशानियों को वापस लाने वाले डेलीगेशन को लीड करके उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देशित किया है कि वो उन सभी क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करे जहां कोई विद्यालय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हर बच्चे को नजदीकी स्कूली शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार को 3 महीने के भीतर एक ठोस नीति लाने को कहा है। कोर्ट के आदेश अनुसार हर 1 किलोमीटर के दायरे में लोअर प्राइमरी और 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल होना अनिवार्य है। कर्नाटक पुलिस ने घोषणा की है कि उसने बेंगलुरु शहर में एक गिरोह द्वारा नकदी वैन से लूटे गए पूरे 7.11 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। राज्य पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद 3 प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया था और 5.76 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। बेंगलुरु नकदी वैन डकैती मामले में पुलिस कांस्टेबल अन्नप्पा नाइक सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की। बिहार में नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सरदार पटेल भवन में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले हुए। बिहार में मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा है कि अपराध पर राज्य में 0 टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। सम्राट चौधरी ने बताया कि अब तक बिहार में 400 माफियाओं की पहचान की जा चुकी है और कोर्ट के आदेश पर उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हुए संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि संविधान दिवस पर हम अपने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके विचार और दूरदर्शिता हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। यह हमें अधिकारों से सशक्त बनाने के साथ साथ हमें नागरिक के रूप में भी हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें सदैव निभाने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्तव्य एक सशक्त लोकतंत्र की नींव है। आइए हम अपने कार्यों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फटाफट अंदाज में खबरों को जारी रखेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। देखिए बात, स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन के साथ पटना में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी में 475 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में बैठक में पिछले 2 साल के कामकाज और आगे की योजना पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति से जागृत राष्ट्र ही महाशक्ति बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की असीमित क्षमता का प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष गुरुमति समागम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देकर अपने शीश कटवा दिया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद मंगलवार को बंद कर दिए गए। ओडिशा के चिल्का झील में अब तक करीब 87 प्रजातियों के 2 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी आ चुके हैं। अब से अगले 3 से 4 महीनों तक यही चिल्का झील इन प्रवासी मेहमानों का घर है। प्रवासी पक्षियों में उत्तरी पिनटेल, यूरेशियन विगॉन, गार्डवॉल, उत्तरी शावलर और लेसर व्हिस्लिंग डक जैसी पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। ये पक्षी साइबेरिया और हिमालय के उत्तरी यूरेशिया जैसे ठंडे इलाकों से कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए यहाँ आते हैं। देश आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रहा है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाने वाला ये दिन दुग्ध उत्पादन, सहकारी सुधारों और महिलाओं द्वारा संचालित डेयरी उद्योग में देश की प्रगति पर फोकस करना है।
विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि भारत और अफगानिस्तान आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए 2 नई कार्गो फ्लाइट शुरू करेंगे। इसके तहत काबुल से दिल्ली और अमृतसर के मार्ग को चुना गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। पात्र सरकारी कर्मचारी इस तारीख तक नोडल ऑफिसर के पास सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम या भौतिक फॉर्म के जरिए यूपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्तियां वित्त वर्ष 25 में सालाना आधार पर 6% बढ़कर 9.9 लाख करोड़ रुपए हो गई हैं। अर्ली मानसून और हाई बेस इफेक्ट को देखते हुए बिजली की मांग चालू वित्त वर्ष में 1.5 से 2% बढ़ने का अनुमान है, जो कि पिछले अनुमान 4 से 4.5% कम है। तमिलनाडु राइजिंग निवेश सम्मेलन में कुल 158 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। देश के पर्सनल कंप्यूटर बाजार में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान अब तक की सबसे बड़ी तिमाही आपूर्ति दर्ज हुई है। इस दौरान कुल 49 लाख इकाइयों की बिक्री हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि वो वर्ष 2027 के आखिर तक 250 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है। हर स्टेशन की क्षमता 180 किलोवाट होगी। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नई श्रम संहिताओं को लागू करने से देश में खपत 75,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26 में $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाने का अनुमान। संचार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दूरसंचार विभाग की डिजिटल सेफ्टी पहल संचार साथी ने भारत में 50,000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट वापस पाने में बड़ी सफलता हासिल की है। वित्त वर्ष 2028 तक भारत के डेटा सेंटर ऑपरेटर्स का रेवेन्यू सालाना 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। भारतीय कंपनियों की आय में वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में 8 से 10% की वृद्धि हो सकती है। भारत एक मल्टी एयर इंफ्रा सुपर साइकिल में प्रवेश कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने बीते 3 वर्षों में निफ्टी 50 की तुलना में 2 गुना रिटर्न दिया है। एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के नए लेबर कोड एक छोटे ट्रांजिशन चरण के बाद मीडियम टर्म में बेरोजगारी को 1.3% तक कम करने में प्रभावी साबित होंगे। भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक के बाद कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की शाइनिंग स्टार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा कि हाल ही में मंजूर 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन में समुद्र से दूर राज्यों को विशेष सहायता दी जाएगी। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के लिए एक नया शॉपिंग रिसर्च फीचर लॉन्च किया है। इसका मकसद यूजर्स को सही प्रोडक्ट्स चुनने और अच्छी डील्स खोजने में मदद करना है। लाल किला घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में वित्त वर्ष 2025 में तमाम संरक्षित स्मारकों में चौथे स्थान पर रहा। इस दौरान यहां पर 28.8 लाख पर्यटक आए। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का 24,930 करोड़ रुपए का राइट से इश्यू मंगलवार को निवेशकों के लिए खुला। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का निर्यात 82,000 करोड़ के पार हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्राजील सर्वोच्च अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को पुलिस स्टेशन में सजा काटने का आदेश दिया है। शांति समझौते और युद्ध रुकवाने के प्रयासों के बीच रूस ने बीती रात यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया। रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राजदूत स्टीव विटकॉफ को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का निर्देश दिया। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में आई भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। न्यूजीलैंड के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के प्रयास के दौरान गिरने से 2 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दक्षिणी ब्राजील में ओलावृष्टि से 246 लोग घायल हो गए और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। चिली के दक्षिणी पैटागोनियो क्षेत्र में स्थित टोरेस डेल पेन राष्ट्रीय उद्यान में आए शक्तिशाली बर्फीले तूफान में 5 पर्यटकों की मौत हो गई। जापोरिजिया में आवासीय इमारत में आग लग गई, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि यह हमला रूसी ड्रोन द्वारा किया गया हमला था।
ह्यूस्टन के उत्तरी क्षेत्र में बवंडर के आने से 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी बहुचर्चित योजना अब अंतिम रूप ले चुकी है। ट्रंप ने कहा कि उनके दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका समर्थित रूपरेखा को आगे बढ़ाने और ट्रंप के साथ विवादित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैक्सिको सिटी में हजारों लोगों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। हवाई में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ ज्वालामुखी के फिर से फटने के बाद लावा निकला। गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां दिन। टीम इंडिया 2 विकेट पर 27 रन से आगे खेलना शुरू किया। मैच के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 549 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी थी। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे। अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। भारत को ग्रुप ए पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपना अभियान 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगी। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उम्मीद जताई कि भारत 2026 में भी विश्व खिताब जीतने में सफल होगा। आज ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर मोहर लगने की पूरी संभावना। जनरल असेंबली में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड की उस सिफारिश पर मोहर लग जाएगी जो कि मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी। मूल्यांकन समिति ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर भारत के अहमदाबाद में तकनीकी क्षमता, एथलीट अनुभव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स वैल्यू के अनुरूपता जैसे पैरामीटर दिखे। राजस्थान में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुषों के 200 मीटर व्यक्तिगत मैडले में जैन यूनिवर्सिटी के तैराक शुआन गांगुली ने स्वर्ण पदक जीता। तैराकी में ही महिलाओं की 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में HSNC यूनिवर्सिटी की यशवी प्रदीप ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में उत्कल यूनिवर्सिटी की प्रत्याशा रे ने स्वर्ण पदक जीता। जैन यूनिवर्सिटी की नीना गोस्वामी ने महिलाओं की 50 मीटर फ्री स्टाइल में पहला स्थान हासिल किया। योग्या सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।